अब देखिए, हमने ऑल्टरनेट कैलकुलेशन से एक चीज समझ ली कि कंपनी का वैक होता है बराबर पीबीआईटी इंटू 1 - टी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। टैक्स के बगैर वाली चीज थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन हमें किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ पे टैक्स ना हो। टैक्सेस होते ही हैं, पर हम इस वाली रिलेशनशिप को जो है वो प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। हमें ये समझ आ गया कि पीबीआईटी का ही फॉर्मूला है। सर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बराबर हो जाती है पीबीआईटी इंटू 1 - टी अपॉन वैक। बिल्कुल सही। यानी इस वैक का मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर इफेक्ट मौजूद है। इस वैक का मेरी कंपनी के ऊपर मार्केट वैल्यू के ऊपर इफेक्ट मौजूद है। इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये वैक जितना बड़ा नंबर होगा मार्केट वैल्यू उतनी कम आएगी, और ये जितना छोटा नंबर होगा मार्केट वैल्यू रिलेटिवली इतनी ज्यादा आएगी। यानी दो कंपनीज हैं, इनकी सेम पीबीआईटी है, ये सेम कमाते हैं, सही है, लेकिन इनका फाइनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपनी ए का जो वैक है इट इज हायर, एंड कंपनी बी का जो वैक है इट इज लोअर। सर, टेक्निकली स्पीकिंग अगर यहाँ पे वैक हमारे पास हायर है तो हमारी जो मार्केट वैल्यू होगी, इस सेंस में यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी लोअर। इस सेंस में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी मार्केट वैल्यू होगी इट विल बी हायर। यानी कंपनी के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर से इन चीजों के ऊपर डिफरेंस क्रिएट होता है, ये हमें इस फॉर्मूले में नजर आ रहा है। हमें इस फॉर्मूले में ये बात नजर आ रही है कि कंपनी किस तरीके से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है। अगर ये तरीका कंपनी को समझ में आ जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर बहरहाल जो है वो फर्क इस चीज का पड़ जाता है। मार्केट वैल्यू के ऊपर बहरहाल एक चीज का जो है वो फर्क पड़ जाता है। सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एलिमेंट एक और बताऊंगा। किसी भी कंपनी में जब कोई शख्स पैसा लगा रहा होता है तो वो कोई ना कोई किस्म का रिस्क कैरी करता है, ठीक है। अब हमारे पास कंपनी के केस में पैसा लगाने वाले कितने लोग हैं? सर, दो ही लोग हैं। एक है इक्विटी होल्डर और दूसरा है डेट होल्डर। अब तुम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करो या बैंक लोन की बात करो, बॉन्ड्स डिबेंचर्स की बात करो, कोई भी हो, किसी न किसी जगह में मत में वो इन दोनों में से एक जगह पे फॉल कर ही जाता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की टर्म्स हैं उसके बाद हमें पैसे देने हैं तो आईएफआरएस के हिसाब से तो वैसे भी वो डेट ही, हम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से उसको इक्विटी ट्रीट करते हैं, लेकिन ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो ये पैसे हमें उन्हें वापस ही करने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में ये दो ही सोर्सेस हैं जो आपको पैसे प्रोवाइड करती हैं। सर, ये पैसे प्रोवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिस्क भी कैरी करती होंगी, बिल्कुल सही बात है। इक्विटी होल्डर बिजनेस रिस्क कैरी करता है कि यार कल को हो सकता है कि बिजनेस ना चले, ये कंपनी ना चले, तो ओवरऑल लेवल पे मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल रिस्क भी कैरी करता है कि अगर कंपनी ने पैसा कमाया लेकिन मुझे नहीं दे पाई, सारा का सारा पैसा सूद में, इंटरेस्ट में चला गया, तो भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी कंपनी के इक्विटी होल्डर के पास बिजनेस रिस्क भी होता है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। फाइनेंशियल रिस्क ये कि जो कमाऊंगा सारा का सारा मेरे इंटरेस्ट में चला जाएगा, इंटरेस्ट के एक्सपेंस में। और बिजनेस रिस्क ये होता है कि शायद कमा ही ना पाऊं, शायद जो है एट द सेम टाइम कमा ही ना पाऊं। इसके बाद जो डेट होल्डर्स होते हैं, डेट होल्डर्स जो होते हैं वो इतना ज्यादा बड़ा रिस्क कैरी नहीं करते। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क इस तरह से फेस करते हैं कि यार कल को हो सकता है कंपनी अपनी पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दे और हमें लिक्विडेशन में पैसा मिले। बहरहाल बिजनेस कमाए या ना कमाए, कंपनी को अपनी इक्विटी, अपने जो डेट होल्डर्स हैं उनको पेमेंट जो है वो करनी ही है, ठीक है। तो समझ में ये आती है बात कि सर इक्विटी, सिंस इक्विटी हैज हायर रिस्क, इक्विटी के अंदर ये दोनों चीजें शामिल हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ये हमेशा ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ये हमेशा ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम अगर हम डेट की बात करें तो डेट होता है लेस रिस्की, डेट होता है लेस रिस्की। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये आम हालात में आपको कम नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सर डेट के ऊपर एक टैक्स बेनिफिट भी हमारे पास जो है वो शामिल होता है। डेट के ऊपर हमारे पास एक टैक्स बेनिफिट भी शामिल होता है। इस टैक्स बेनिफिट की वजह से डेट सिंपली कह लो कि एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाती है।
डेट बन जाती है एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी एट द सेम टाइम एक हायर, यू कह लो कि एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो जहां कंपनी को एक इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करे, इसी तरीके से एक फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना होता है कि किन से पैसा ले। यानी इसको अगर हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो कुछ ऐसा बनता है, एक कंपनी के पास ना दो ही तरह के डिसीजंस होते हैं। अगर मैं कंपनी के डिसीजंस को क्लासिफाई करूं तो वो दो तरह के डिसीजंस हैं। एक कहलाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन और दूसरा कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन कंपनी ये लेती है कि भाई किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे किस में ना करे। ये तुम लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह मेरे साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, जिसकी थोड़ी बहुत झलक आप लोगों ने अपनी अर्लियर स्टडीज में एनपीवी आईआरआर के नाम से देखी हुई है। ये हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा मकसद होता है मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना। यहाँ हमारा मकसद होता है मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि पैसा आया इक्विटी से रेस करना है या पैसा एट द सेम टाइम डेट से रेस करना है। हम इक्विटी से पैसा रेस करें या डेट से पैसा रेस करें। क्यों सर, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है ताकि आप लोएस्ट वैक को अचीव कर सको, आप लोएस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहरहाल जो है वो अचीव कर सको। क्यों सर लोएस्ट वैक क्यों चाहिए? एक तो लोएस्ट वैक से फायदा ये होता है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, अभी हमने इस ऑल्टरनेट कैलकुलेशन के अंदर देखा है। दूसरा फायदा यहाँ पे ये होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट को कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट को एक हायर वैक दे दिया जाए तो ये टारगेट हायर है। एक प्रोजेक्ट पे 16% रिटर्न कमाना आसान है एज कम्पेयर टू 20% रिटर्न कमाना। क्योंकि जब कंपनी का वैक बढ़ जाता है तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कंपनी अंडरटेक कर रही है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हासिल करने वाला रिटर्न भी बढ़ जाता है। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हासिल करने वाला रिटर्न भी जो है वो बहरहाल बढ़ जाता है। और आपकी एक सूरत हाल इस तरीके से हो जाती है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कंपनी के यहाँ पे दो ही गोल्स हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ तो कंपनी के मेरे पास दो गोल्स निकल आए। एक मैक्सिमम रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा गोल एट द सेम टाइम निकल आया लोएस्ट वैक फ्रॉम द फाइनेंसिंग। मान लो एक कंपनी आज 10 करोड़ रुपए रेस करती है तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो 10 करोड़ सबसे कम रिटर्न पे रेस करे, सबसे कम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कॉस्ट पे रेस करे, ताकि बाद में उतनी ज्यादा मेहनत इसको जो है वो करनी ना करनी पड़े। लोएस्ट वैक से हमारे पास एज पर अल्टरनेट कैलकुलेशन फॉर्मूला दो चीजें आती हैं। एक हमारी मार्केट वैल्यू होती है हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। दूसरा ये अचीवेबल होता है, आसान होता है, अचीवेबल फॉर द company, and when I say company I mean the management of the company, कि कंपनी की मैनेजमेंट के लिए ये बहरहाल काफी अचीवेबल होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए काफी बेहतर होता है। सर बैंक्स का बिजनेस इसी प्रिंसिपल्स पे चलता है ना? आबिद पूछते हैं सर बैंक का प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पे चलता है? बिल्कुल, बैंक का बिजनेस जो है वो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये है, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई हाउ मच इक्विटी शुड बी देयर, क्योंकि इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न है वो तो ज्यादा है। दूसरा सवाल, हाउ मच डेट शुड बी देयर, क्योंकि डेट के ऊपर जो कॉस्ट है वो बाहिर तो कम है, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे जैसे कंपनी का रिस्क इंक्रीज करता चला जाता है वैसे वैसे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जाता है। बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाता चला जाता है। सर ये कैसे कह सकते हैं आप? भाई देखो, मान लो एक बंदे की सैलरी है, ये बंदे जैसा लग रहा हो, अगर इस बंदे की सैलरी है लेट्स से 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, एक अच्छी सैलरी, हैंडसम अमाउंट, 1.5 लाख रुपए एक बड़ा नंबर होता है। तो उसने सोचा कि भाई मैं यहाँ पे दो काम करता हूँ, मैं पहले होम फाइनेंसिंग ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा घर बना लेते हैं यहाँ पे। इसने बैंक से जाके होम फाइनेंसिंग ले ली।
बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसको 20 ईयर्स की लीज दी और 20 ईयर्स की लीज के ऊपर घर दिला दिया। सर इस 20 साल तक उसको भरना क्या है, 50,000 रुपए हर महीने, 50,000 रुपए भरने, ठीक है, अपनी सैलरी में से। तो 1.5 लाख रुपए में से 50,000 तो यहाँ पे जा रहा है। अब इसकी लालच बढ़ी, इसने बोला वाह यार बैंक इस तरह चीजें दे देता है, हमें किस्तें भरनी होती हैं, चीज इस्तेमाल में आ जाती है। फिर इसने बोला यार अब मैं एक कार भी बैंक से लूंगा, कुछ ऐसी हमने कार बना ली। इसने बोला भाई मैं एक कार भी बैंक से लूंगा। अब जब ये बैंक के पास गया तो बैंक ने बोला मियाँ तुम्हारी सैलरी अब 1.5 लाख नहीं है, अब तुम्हारी सैलरी बची है 1 लाख। इस 1 लाख में से क्या तुम घर में दोगे, क्या तुम हमें दोगे, क्या तुम बच्चों को खिलाओगे, क्या तुम घुमाने फिराने ले जाओगे, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। तो अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होगा ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होगा। मान लो यहाँ पे अगर इसको घर 20 ईयर्स के ऊपर जो घर दिया वो 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया, तो इधर जो गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी 5 ईयर्स पे, लेट्स से 5 ईयर्स पे गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी, वो 10 पे नहीं होगी, वो 13 या 14% के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि अब इस बंदे का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि पहले इसको सिर्फ घर की पेमेंट करनी थी, अब मान लो यहाँ पे इसको 30,000 रुपए गाड़ी की पेमेंट भी करनी है, तो इसके जो डिफॉल्ट चांसेस हैं, इसके जो डिफॉल्ट चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। डिफॉल्ट चांसेस इसके यहाँ पे इंक्रीज कर गए। ये किसी भी वक्त आकर डिफॉल्ट कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी भी कोई मसला हुआ, किसी टाइम पे इसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे आके डिफॉल्ट करेगा। यानी सवाल ये पैदा हुआ कि भाई फिर ये कितनी इक्विटी लेनी चाहिए, कितना डेट लेना चाहिए। इसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, सर ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे आपका वैक लोएस्ट हो। ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे आपका वैक जो है वो लोएस्ट हो। और सर क्या इस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारे पास कोई साइंस मौजूद है? बिल्कुल, हमारे पास थियरीज मौजूद है। वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज मौजूद है। एक है हमारे पास नंबर 1 ट्रेडिशनल थियरी, एक है हमारे पास एमएम थियरी, मोडिग्लियानी एंड मिलर, ये दो लोग साथ काम करते थे। विदाउट टैक्स, यानी इसके अंदर कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं होगा। और थर्ड थियरी है हमारे पास एमएम थियरी, यानी मोडिग्लियानी एंड मिलर थियरी विद टैक्स। एक हमारे पास विदाउट टैक्स का एस्पेक्ट है, एक हमारे पास विद टैक्स का एस्पेक्ट है। ये तीनों क्या बताते हैं? ये तीनों ये बताते हैं कि आपका ऑप्टिमम, आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इनकी गाइडेंस से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस वक्त डेट की तरफ जाएं और किस वक्त इक्विटी की तरफ जाएं। क्योंकि डेट बहरहाल चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ता चला जाए तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। और इक्विटी, जैसे जैसे डेट आप बढ़ाते चले जाओगे कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता चला जाएगा और इक्विटी भी बढ़ती चली जाएगी। इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब आपका डेट इंक्रीज करता है, कर्सर को देखिएगा जहां मैं टाइप लिख रहा हूं, जब आपका डेट इंक्रीज करता है तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर जाता है। शेयर होल्डर कहता है यार पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे मांगता है प्रीमियम, कहता है मियाँ प्रीमियम दो। उस प्रीमियम को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इंक्रीज कर जाना। तो बढ़ते हुए डेट के साथ केई भी इंक्रीज कर जाती है और जैसे जैसे डेट बढ़ता चला जाता है केडी भी इंक्रीज कर जाती है। बिल्कुल डेट जीरो कर देंगे तो एक हायर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ जो है वो कैपिटल वाली चीज हम उठा लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी। और अगर बिल्कुल ही डेट बढ़ा देंगे तो भी मसला होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो भाई इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन मिक्स क्या होना चाहिए? इस मिक्स को हमें बताया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर। इस मिक्स को हमें बताया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर। ठीक है, यहां तक अगर बात समझ आती है तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल थियरी का क्या मतलब है
और ट्रेडिशनल थ्योरी से हमें हमारी क्या मुराद है।